दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्या आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और आप लोगों ने अभी तक अपनी हिंदी में कुछ भी तैयारी नहीं करी है और आप लोग अभी से एक बहुत ही अच्छा स्कोर लाना चाहते हो? मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर क्लास 12th की हिंदी में 100 में 100 नंबर तक दिलवा सकता हूँ। बस आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितना मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ, सबको यदि आप लोग तैयार करके जाते हो, तो यहाँ पर आप लोग 100 में 100 आराम से स्कोर कर सकते हो। 100 में 100 नहीं तो आप लोग 95% तक आराम से स्कोर कर सकते हो क्लास 12th की हिंदी में। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, यानी कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, पूरा मैंने यहाँ पर बता रखा है हर चीज़ अच्छे तरीके से। उसको देखने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से किस क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है और साथ ही में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कौन-सी ट्रिक अपनानी है, कोई भी क्वेश्चन ना आ रहा हो तो कैसे करोगे आप लोग, पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही में बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से कॉपी को लिखा जाता है ताकि आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे नंबर मिलें और साथ ही में जो आपका एग्जामिनर हो वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। तो वो जानने के लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 की हिंदी में यदि हम 10 मॉडल पेपर आपको कराते हैं, तो अगर आप उन सभी मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हो तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आप लोग कि यहाँ पर 95% तक क्लास 12 की हिंदी में स्कोर कर सकते हो। यदि आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है? कमेंट करके बताओ कि मैं आपको 10 मॉडल पेपर सॉल्यूशन करा दूं, जिसमें आज हम लोग पहला मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको इसी प्रकार से चाहिए, कमेंट करके बताना। 10 के 10 मॉडल पेपर हम आपको करवाएंगे और यदि आप 10 के मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हो तो यहाँ पर 95% तक स्कोर कर ले जाओगे, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो आज इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी का जो ऑप्शन को हम लोग शुरू करते हैं लिखना। सबसे पहले जब आपके सामने आपका पेपर आएगा, तो सबसे पहले जो कॉपी होगी, कॉपी में सबसे पहला पेज जो आपका होता है, उसमें आपका रोल नंबर, सब्जेक्ट और साइन वगैरह करवाना होता है। वो सब तो जब आप वहाँ पर जाओगे ना, तो वो आपको वहाँ पर बताएँगे ही, आप पूछ सकते हो उनके अच्छे तरीके से। वो साइन वगैरह वगैरह करवा के और बाकी चीज़ें, रोल नंबर वगैरह अच्छे तरीके से भर देना। उसके बाद में फिर जो पेपर में आपको क काम कैसे करना है, उसके बारे में हम आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले पेपर में मान लीजिए फर्स्ट पेज आपने खोला, तो उसमें आपको क्या ल डालोगे, खंड का। खंड का जो आपका होता है, जो आपका हिंदी का पेपर होता है, खंड का और खंड खा 2 भागों में डिवाइड होता है। खंड का 50 नंबर का होता है और खंड खा भी आपका 50 नंबर का होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, खंड का 50 नंबर का पूरा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसको हम लोग करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन, आपका मतलब कि जो पहला प्रश्न होता है, संख्या 1 होता है, वो आपका होता है बहुविकल्पीय प्रश्न से रिलेटेड, जिसमें आपके गद्य से रिलेटेड जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं 5। उसके बाद में फिर आपका प्रश्न होता है संख्या सेकंड होता है, यहाँ पर देखोगे आप लोग, ये आपका होता है पद से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न, ये भी आपके 5 होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं गद्य से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो इसमें आपका पहला प्रश्न कौन सा है? तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देखोगे, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। पहला प्रश्न क्या है आपका? उपन्यास विधा पर आधारित रचना, ये चीज आपका इसमें पहला प्रश्न दिया गया है। ऑप्शन आपके हैं, पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, दूसरा ऑप्शन है गोदान, तीसरा ऑप्शन है अशोक के फूल, चौथा ऑप्शन है चिंतामणि। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है? अब 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन बताना है, तो आप लोग जानते हैं कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सी है? गोदान है। तो आप लोग गोदान लिखो, इस प्रकार से डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या पहला हो गया। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न कौन सा है, प्रश्न क्या है ना, प्रश्न का है तो का डालोगे, फिर आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड वाला ऑप्शन सही है, गोदान। तो यहाँ पर सेकंड डाल के गोदान डालो, फिर आप लोग यहाँ पर आगे सही टिक मार्क कर दो, ठीक है? इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है इसमें? दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपका इसमें है, क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना किस विधा पर आधारित है? ये प्रश्न क्या है आपका? क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना किस विधा पर आधारित है? पहला ऑप्शन है संस्मरण, दूसरा ऑप्शन है यात्रावृत्त, तीसरा ऑप्शन है डायरी और चौथा ऑप्शन है आत्मकथा। तो इस प्रकार से आपका ये क्या है, ये कह सकते हो क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे कि क्या भूलूं क्या याद करूं, आपकी जो रचना है वो आपकी आत्मकथा विधा की रचना है। तो इसीलिए क्या करोगे, चौथा वाला ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर खा डाल करके प्रश्न संख्या खा और फिर चौथा वाला ऑप्शन डाल करके आत्मकथा लिख करके सही टिक मार देना है। तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, 2025 की बोर्ड परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है, ये चीज आपको इसमें पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है? परीक्षा गुरु, दूसरा ऑप्शन क्या है? गोदान, तीसरा ऑप्शन है आपका गुनाहों के देवता
और चौथा ऑप्शन आपका चित्रलेखा। तो इसका जवाब जिसको भी पता है पहले से वो लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसमें जो सही जवाब होता है आपका होता है परीक्षा गुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो गा वाला जो क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास होता है परीक्षा गुरु। तो पहले वाले ऑप्शन पर लिख करके सही टिक लगा दो अच्छे तरीके से। फिर आपका इसमें आपका आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है इसमें, दीप जले शंख बजे विधा है। तो इसका बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा कि दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन है रेखा चित्र, दूसरा ऑप्शन है आपका इसमें ललित निबंध, तीसरा ऑप्शन है यात्रा वृतांत, चौथा ऑप्शन संस्मरण। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने ये चार ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या है, दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है। तो आप लोग सही जवाब बताओगे इसमें कि जो दीप जले शंख बजे जो आपकी रचना है वो आपकी यहाँ पर संस्मरण विधा की रचना है, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। इस पर आप लोग सही टिक लगा लो। और फिर इसमें आपका जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है पहले वाले प्रश्न उत्तर का, वो आपका है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो ये भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। पहला ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन श्याम सुंदर दास, तीसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो कब दूसरा वाला होगा, श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पर लिख दोगे श्याम सुंदर दास, जो कि आपके सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या 1 जो आपका है जिसमें गद्य से रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, कोई भी आपका आधा क्या कुछ भी नहीं काट सकता है इसमें, बिल्कुल 5 नंबर आपके यहाँ पर बिल्कुल आराम से मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, यानी कि पद से रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। तो वहां पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मान लो आप पेपर देने जाते हो तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, मान लीजिए तीसरे वाले का नहीं पता है, तो ऐसा नहीं करना है कि तुरंत आप उसका आंसर लिख दो, गलत सलत ऐसे मत लिखो। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न का रिलेटेड है तो आपका एक लाइन में जानते ही आ जाएगा, तो इसको छोड़ देना। अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको स्टार्टिंग में छोड़ देना, अंत तक अगर उसका जवाब आपको याद नहीं आ पाता है या फिर किसी वजह से पता नहीं चल पाता है तो फिर आप चाहे तुक्का लगाना, लेकिन अगर नहीं पता है तो तुरंत उसको गलत सही मत कर देना। पेपर का जो पहला पेज होता है उसको हमेशा अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से और बहुत ही सुंदर तरीके से लिखना, ताकि जब भी एग्जामिनर को आपकी कॉपी मिले तो उसको लगे कि बच्चे ने अच्छे तरीके से किया है और उसको नंबर बढ़िया मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि जितना अच्छा आप कॉपी लिख करके लेकर जाओगे उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न का जो पहला प्रश्न था, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, जो कि गद्य से रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न थे, वो तो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पद्य की ओर बढ़ जाते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। अब आपका इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 2 है, इसमें आपके पद्य से रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं 5 ठो। ठीक है, 5 आए हैं, तो 5 में से आपको पांचों के सही जवाब देने हैं और 5 नंबर यहाँ से भी आपके मिलेंगे। तो अब इसमें आपका जो दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरे प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड का जो का वाला है वो आपका है ज्ञानाश्रयी शाखा के से संबंधित कवि हैं। तो क्या प्रश्न है आपका, ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कवि नहीं है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, कवि नहीं है, किससे संबंधित, ज्ञानाश्रयी शाखा से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, कबीर, दूसरा ऑप्शन है नानक, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया रैदास और चौथा ऑप्शन आपका देख कुतुबन व जायसी। तो प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड का वाला जो होगा उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, कुतुबन व जायसी। तो इस पर आप लोग सही टिक लगा देना। और साथ ही में ये जो पेपर है इसको मैं टेलीग्राम पर डाल भी दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से पेपर भी डाल दूंगा। और साथ ही में अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे अच्छे तरीके से, 200 लाइक अगर कंप्लीट करा देते हो इस वीडियो पर, तो इसका जो पेपर का जो सोल्यूशन मैंने लिखा है ये भी मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो ये आपका हो गया है पहला वाला। ठीक है, तो दूसरे का जो खा वाला प्रश्न है वो क्या है आपका, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से कह सकते हो विभूषित किया गया। पहला ऑप्शन क्या है आपका, राम कुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत और चौथा ऑप्शन आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यानी कि मैथिली शरण गुप्त होगा। तो खा वाला का सेकंड क्या होगा, मैथिली शरण गुप्त। इस पर सही टिक लगा दो। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका होता है और आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। ये आपका हो गया है। फिर इसमें आपका गा वाला जो क्वेश्चन है वो आपका है प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं, यानी कि जो प्रयोगवादी काव्यधारा है इसके जनक कौन है। पहला ऑप्शन क्या है, अज्ञेय, दूसरा ऑप्शन है दिनकर, तीसरा ऑप्शन है मुक्तिबोध, चौथा ऑप्शन है धूमिल। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं आपके पहले वाला ऑप्शन
अज्ञे जी हैं। तो पहले वाले ऑप्शन लिख करके टिक मार दो, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपका जो चौथा प्रश्न है, प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड का जो आपका घ वाला प्रश्न है, वो आपका है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यानी कि उनकी किस रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पहला ऑप्शन है कुरुक्षेत्र पर, दूसरा ऑप्शन है रश्मि रथी पर, तीसरा ऑप्शन है उर्वशी पर, चौथा ऑप्शन है आपका हुंकार पर। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा आपका होगा उर्वशी पर। तो पहले तीसरे वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा दीजिएगा। और फिर आपका बहुविकल्पी प्रश्न का जो सेकंड का जो आपका होता है प्रश्न संख्या सेकंड, उसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है आपका होता है कितनी नाव में कितनी बार कृति किसकी है। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, तीसरा ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर और चौथा ऑप्शन आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये आपका सही जवाब होगा कि जो आपका कितनी नाव में कितनी बार कृति किसकी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, चाहो तो आप लोग नोट भी कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था बहुविकल्पी प्रश्न से, वो भी थे 5 प्रश्न थे गद्य से, 5 नंबर वहां मिल गए, 5 नंबर यहाँ मिल गए, टोटल कितने नंबर हो गए, 10 नंबर का टॉपिक हम लोग का क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो प्रश्नोत्तर संख्या थर्ड है, जो कि आपका होता है कह सकते हो गद्यांश से रिलेटेड, एक आपका गद्यांश आएगा और उससे रिलेटेड आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और पांचों प्रश्नों का सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे 10 नंबर। किस प्रकार से आइए समझते हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, उसका जवाब देने पर 2 नंबर मिलते हैं, तो 5 क्वेश्चन के कितने मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। तो इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और किस प्रकार से आपको गद्यांश को हल करना है उसको भी मैं अब बताने वाला हूं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे में कौन सा गद्यांश आया है। तो यहाँ पर जो गद्यांश है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप लोग थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है लेकिन ध्यान से देखिएगा कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है और उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। और साथ ही में आगे आप इसमें पढ़ेंगे कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। अब यहाँ पर राष्ट्रीयता की बात आई है तो आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हो ट्रिक के माध्यम से कि राष्ट्रीयता की जब बात हो रही है तो ये आपका पहला चैप्टर जो होता है राष्ट्र का स्वरूप, उससे रिलेटेड आपका ये गद्यांश है। तो अगर आपसे पूछेगा पहले प्रश्न में ही इसमें कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो आप आराम से बता दोगे कि पाठ कौन सा है, राष्ट्र का स्वरूप है। और राष्ट्र के स्वरूप पाठ के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या थर्ड डालोगे, उसके बाद फिर जो भी गद्यांश आपको करना है। अब यहाँ पर 2 गद्यांश आते हैं, पहला आपका ये वाला हो गया भूमि का निर्माण देवों ने किया है और दूसरा आपका इसमें हो गया है भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है। ये 2 आपके आते हैं, 2 में से आपको एक करना होता है हल, उसके लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं। तो हम लोग पहला वाला जो था इसको ये हल कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग को 10 नंबर चाहिए, ठीक है। तो उसको हल करने के लिए सबसे पहले आपका जो भी गद्यांश होता है उसकी जो स्टार्टिंग की लाइन है, जैसे कि भूमि का निर्माण देवों ने डैश 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 करके लास्ट की जो लाइन है आवश्यक धर्म है तक कर देना है। उसके बाद में फिर आपको लिखना था कि जब एग्जामिनर देखे आपको कॉपी को तो उसको पता रहे कि कौन सा गद्यांश आप लोग कर रहे हो। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, तो आप लोग क्या बताएंगे, प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। यानी कि जो आपका ये कह सकते हो जो गद्य है इसका जो शीर्षक है वो आपका क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है और उसके जो लेखक हैं वो आपके हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट, 2 नंबर पक्के। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं कि इसी गद्य में हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो गद्यांश दिया हुआ है इसमें कुछ लाइनों की मतलब कुछ लाइनों के नीचे यहाँ पर लाइन खींची हुई है, उसका हम लोग को यहाँ पर व्याख्या बताना है। तो यहाँ पर कौन सी लाइन है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ी पृथ्वी से जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का जो अंकुर होगा पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो ये आपको पढ़ना है, उसके बाद फिर इसकी व्याख्या लिखनी है प्रश्न संख्या सेकंड में। और
और इसको जब आप लोग पढ़ोगे ना तो इससे आपको आइडिया जरूर मिलेगा कि यहाँ पर जो लेखक हैं वो इस बात को बताते हैं कि जो भी राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती है वो निर्मूल होती हैं, और साथ ही में पृथ्वी पृथ्वी के जो भौतिक स्वरूप है इसके बारे में हमको जानकारी लेनी चाहिए। इस प्रकार की कई सारी बातें उन्होंने उसमें बताई हैं। तो उसका जवाब आप लोग इस प्रकार से देंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट है। यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और साथ ही में पृथ्वी का जो संबंध है वो आपका एक अटूट है। इसीलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा, यानी कि पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का जो संबंध है और साथ ही में आधार है वो जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी होगा। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से परिचित रहे, साथ ही उसके जो सौंदर्य है, पृथ्वी का जो सौंदर्य है, उपयोगिता है एवं महत्व है उसको भी समझे। तो इस प्रकार से जो पहला वाला गद्यांश था उसके दोनों जवाब आपके बिल्कुल सही हैं, 4 नंबर यहाँ बन चुके हैं। अब इसमें आपका तीसरा प्रश्न क्या है, 5 प्रश्न आते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम अपनी भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें और उसे किसी भी दिशा में विकृत यानी कि खराब होने ना दें। इस प्रकार से इसका आप लोग जवाब देंगे और फिर आपके 2 नंबर यहाँ से भी पक्के हो जाएंगे। चौथा प्रश्न आपका इसमें है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो मैंने इसको पहले भी आपको बताया कि लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वो निर्मूल होती है। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। लास्ट प्रश्न आपका इसमें है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो आप लोग जवाब देंगे कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था, मतलब कि जो गद्यांश था पूरा मैंने आपको बता दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट गद्यांश भी आपका होता है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा और यहाँ से आपके 10 नंबर पक्के हो गए। यानी कि 10 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न से 10 नंबर गद्यांश से टोटल 20 नंबर हमारे पक्के हो चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या जो आपकी 4 है उसको हम लोग हल करते हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या जो आपका इसमें 4 है वो कौन सा प्रश्न है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग आइए समझते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या की चौथा क्या है। तो प्रश्नोत्तर संख्या जो आपका यहाँ पर 4 है वो आपका पद्यांश से रिलेटेड होता है, जिसमें भी आपके 2 पद्यांश आते हैं, जिसमें से आपको एक पद्यांश को अच्छे तरीके से हल करना होता है, जिसके लिए आपको मिलते हैं टोटल 10 नंबर, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको जो पहला पद्यांश दिया गया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नौरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पत्नी। तो इस प्रकार से पली आपका इस प्रकार से आपका हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पद्यांश हो गया है। अब इससे रिलेटेड आपके 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और पांचों प्रश्नों का आपका सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे टोटल 10 नंबर। अब इसी प्रकार से एक पद्यांश इसमें और भी दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हो। जब भी आपका पेपर मिलेगा तो उसमें आपके 2 पद्यांश रहेंगे, 2 गद्यांश रहेंगे। तो जो पद्यांश होता है उसमें जो आपको ईजी लगे, जो आपको समझ में आए वही आपको करना होता है। तो हम लोग पहला वाला जो पद्यांश इसमें था कि मैं नीर भरी दुख की बदली, वही वाला हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि मैं नीर भरी दुख को डैश 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 करके मलय बयार पली, इस प्रकार से आपका हो गया है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को करना शुरू करते हैं। पहला इसमें प्रश्न दिया गया उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और हर साल ये चीज, मतलब कि हर साल क्या, मतलब हर एक पद्यांश और गद्यांश में ये चीज पहला प्रश्न होता ही है कि उसके लेखक का और साथ ही में मतलब कि लेखक या कवि का नाम बताना होता है और साथ ही में शीर्षक का नाम बताना होता है। तो यह जो आपका पद्यांश है यह आपका श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित गीत 3 यानी कि गीत तीसरे गीत से आपका ये शीर्षक कविता से आपका उद्धृत इस प्रकार से ये आपका है। तो इसका जो कह सकते हो लेखक मतलब कवि हैं वो आपके हैं श्रीमती महादेवी वर्मा जी, और साथ ही में लिखा है उन्होंने संध्य गीत, और साथ ही में उसी से सम्मिलित आपका पद्य भाग में लिखा गया है गीत नंबर 3 में आपका ये देखने को मिल जाता है पद्यांश। ठीक है, ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है, इसके 2 नंबर आपको मिल चुके हैं। दूसरा प्रश्न आपका इसमें है
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश इसमें क्या है, इसमें पहली लाइन जो लिखी है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, तो इतने का ही आपको व्याख्या लिखना है। लेकिन जो पद्यांश होता है गद्यांश होता है, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। पद्यांश में आप दे करके छोटे वर्ड में ही ज़्यादा चीज़ें लिखी जाती हैं, उसको आपको समझाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन जो गद्यांश होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं देखने से, और उसको आप आराम से लिख सकते हो। लेकिन पद्यांश में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पहली लाइन है आपकी, मैं नीर भरी दुख की बदली, इसका आपको देना है क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मैं जब बोल रहा हूँ ना, ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। उत्तर में आप बताएंगे, कवित्री महादेवी वर्मा का कहना है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, अर्थात यानी कि जो नीर भरी दुख की बदली है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली आकाश में रहती है किंतु दूर दूर तक फैले हुए आकाश का कोना उसका स्थायी निवास नहीं होता है, उसी प्रकार इस विस्तृत संसार में मेरा कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर आपको देना है। यानी कि संसार में कवि जो कवित्री है माधवी वर्मा, इनका कहने का मतलब यही है, इसका जो पूरा अर्थ है वो यही है कि इस संसार में मेरा कहने का कोई भी नहीं है, मतलब कि मेरे कहने लायक, मतलब कह सकते हो आप लोग कि मेरे कहने के लिए मेरे पास इसमें कुछ भी नहीं, संसार में कुछ भी नहीं है। ये पृथ्वी आपकी, या कह सकते हो संसार जो आपका नश्वर है, यहाँ पर हर लोग आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको समझना है। तीसरा प्रश्न आपका इसमें दिया गया, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है। तो आपको यहाँ पर पहले लाइन में ही लिखा था कि मैं नीर भरी दुख की बदली, तो यहाँ पर क्या उत्तर बताएंगे आप लोग कि कवित्री ने स्वयं को दुख की बदली बताया है, दुख की बदली बताया है। या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हो कि कवित्री ने स्वयं को नीर भरी दुख की बदली बताया है। इस प्रकार से हो गया है। चौथा प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, क्या प्रश्न है मैं बोल देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा कि कवित्री ने निरंतर रुदन का कारण क्या, यानी कि कवित्री के निरंतर रुदन का कारण क्या है, यानी कि कवित्री के निरंतर रोने का या फिर कह सकते हो रुदन का क्या कारण है। तो आप बताएंगे, प्रीतम से मिलने की व्याकुलता जो है वो कवित्री के निरंतर रुदन का कारण है। ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। लास्ट प्रश्न आपका इसमें है कि आकाश से अपने हृदय की समानता करते हुए क्या कहते हैं, यानी कि जो कवित्री हैं वो आकाश से अपने हृदय की समानता करते हुए क्या कहती हैं। तो आप जवाब में बताएंगे, कवित्री आकाश से अपने हृदय की समानता करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार आकाश बहुरंगी मेघ रूपी दुपट्टे से सुशोभित है, उसी प्रकार मेरा हृदय भी बहुरंगी अभिलाषाओं से रंगा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका ये भी कंप्लीट हो गया है। तो इसमें भी आपके 10 नंबर मिल गए, टोटल आपका ये 10 नंबर का था। तो इस प्रकार से गद्य पद्य और साथ ही वो वैकल्पिक प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं, और 30 नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 20 नंबर और बचे हुए हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 क्या है, आइए देखते हैं। इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो प्रश्नोत्तर संख्या जो आपका 5 है वो आपका होता है क्या, जीवनी से रिलेटेड। ठीक है, क्या होता है, जीवनी से रिलेटेड। तो प्रश्नोत्तर संख्या क्या है 5 आपका, कि आपका यहाँ पर दिए गए हैं किसका, लेखक के नाम दिए गए हैं। 3 लेखक के नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय और साथ ही में रचनाएं लिखनी है। उसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अभी आपका क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का वाला प्रश्न है। ठीक है, जो कि आपका लेखक का जीवनी पूछ रहा है, और जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा वाला है उसमें कवि का हम लोग जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पर लेखक दिए गए हैं। तो पहला आपका दिया गया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा आपका है प्रोजी सुंदर रेड्डी, तीसरा ऑप्शन है आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनमें से जो सबसे अच्छा है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको ही आपको तैयार करना है। और साथ ही में यदि आप लेखक में तैयार करते हो तो 2 आप लोग तैयार कर लोगे, तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि लेखक में आपके बस 2 ही आते हैं हर साल, मतलब आते तो और भी हैं, लेकिन 2 जो आपको हर एक पेपर में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका एक होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक आपका होता है वासुदेव शरण अग्रवाल। ये मैं लेखक की बात कर रहा हूँ। तो यदि अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं आएगा तो वासुदेव शरण अग्रवाल आ जाएगा, और या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल नहीं आएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा, जैसा कि आप लोग इस पेपर में देख भी पा रहे होंगे। तो तीनों लेखकों में हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय करने वाले हैं, और किस प्रकार से आपको जीवन परिचय करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग 12th में हैं तो 12th में जो आपका जीवन परिचय होता है, इसको हम लोग साहित्यिक परिचय बोल सकते हो आप लोग, कि ये आपका जो होता है इसमें आपको जो नंबर मिलते हैं वो आपको साहित्यिक परिचय और साथ ही में रचनाओं को लिखने के लिए मिलते हैं। जीवन परिचय लिखने के लिए नंबर आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपको जीवन परिचय लिखना होता है। कितना, कैसे, क्या, सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
लिखना इसलिए होता है क्योंकि इसकी शुरुआत आप लोग इसी प्रकार से कर सकते हो और एक बेहतर तरीके से आप लोग लिख सकते हो। तो जीवन परिचय 12th में आप लोग हो, तो जीवन परिचय में आपको ज़्यादा चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन साहित्यिक परिचय और कृतियाँ अच्छे तरीके से आपको लिखनी होती हैं। जीवन परिचय में आप लोग केवल लिख सकते हो जिस भी लेखक या फिर कवि का लिख रहे हो, उसका नाम, उसका जन्म स्थान, उसका जन्म सन यानी कि सन में वो पैदा हुए थे, और साथ ही में उनकी मृत्यु का सन कौन-सा था। इस प्रकार से ये चीज़ आप केवल लिख सकते हो जीवन परिचय में। इससे ज़्यादा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको नंबर नहीं मिलते हैं। आप लोग चाहो तो 2 पेज लिख डालो, लेकिन कोई मतलब का नहीं रहेगा। आपको मेन जो नंबर मिलता है आपका साहित्यिक परिचय और कृतियों को लिखने के लिए मिलते हैं। साहित्यिक परिचय के लिए आपको मिलते हैं 3 नंबर और कृतियों के लिए मिलते हैं, यानी कि रचनाओं के लिए मिलते हैं आपको 2 नंबर। लेकिन फिर भी जीवन परिचय आपको करना पड़ता है। तो क्या करोगे, मैंने आपको बता ही दिया है कि जिस भी कवि या लेखक का लिख रहे हो, उसके जन्म का स्थान, जन्म का सन यानी कि कौन से ईयर में पैदा हुए थे, साथ ही में वो किस ईयर में उनकी मृत्यु हुई थी। ये 3 पॉइंट जो आपके हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोग लिखोगे। तो जीवन परिचय में आप लोग यही लिखोगे इसमें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ था वो बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक सरयू पारीय ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप लोग ब्लैक पेन से लिख सकते हो, जैसे कि बलिया जिला, दुबे का छपरा नामक गांव, और साथ ही में सन 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किस परिवार में? सरयू पारीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। फिर सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की, और लास्ट में आप लोग इनकी मृत्यु का समय लिख दोगे कि इनका देहांत 18 मई सन 1979 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चीज़ें ब्लैक पेन से लिखने लायक है वो मैंने आपको बता दिया है। तो जीवन परिचय में बस आपको इतना लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। साहित्यिक परिचय की बात कर लेते हैं हम लोग। साहित्यिक परिचय में ही तो आपको नंबर मिलते हैं। तो साहित्यिक परिचय में आप लोग लिखेंगे कि आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि इसमें जो साहित्यिक परिचय होता है, इसमें जिस भी कवि या लेखक का आप लोग लिख रहे हो, उनकी बहुत सारी चीज़ों के, उनके जीवन में किए गए उनके जो महत्वपूर्ण कार्य जो हैं, समाज में उनके द्वारा जो की गई अच्छाइयाँ हैं, उनके बारे में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर साहित्यिक परिचय में बतानी होती है, उनकी उनकी तारीफ़ करनी होती है इसमें, तो फिर आपको नंबर मिलते हैं। और जब किसी भी स्थिति में आपको अगर किसी भी जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय नहीं पता है, तो जिस भी कह सकते हो लेखक का पता होगा, आप लोग उसका भी थोड़ा बहुत वहाँ से निकाल करके यहाँ पर लिख सकते हो। तो आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी रचनाओं में प्राचीनता और नवीनता का अपूर्व समन्वय है। उनके जो विषय हैं, विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है। और हम हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक युग के मूर्धन्य निबंधकार थे। उनके अधिकांश निबंध विचारात्मक निबंधों की कोटि में आते हैं, और विचारात्मक निबंधों की परंपरा में आपका योगदान जो है वो कह सकते हो सर्वथा सराहनीय है। द्विवेदी जी के ललित निबंधों में रसास्वादन की अपूर्व क्षमता विद्यमान है, और निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में वे युग प्रवर्तक लेखक रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा, इस प्रकार से आपको लिख देना। कितने अच्छे तरीके से मैंने लिखा है, इसी प्रकार से अगर आप लिखोगे ना तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, कुछ भी नहीं कटने वाला इसमें, आप समझ लो गारंटी के साथ में। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर साहित्यिक परिचय हो गया, यहाँ पर 3 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं, 1% भी नहीं कटेगा। अब हम बात कर लेते हैं रचनाओं के बारे में। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो रचनाओं में आप लोग सबसे पहले कृतियां डालोगे या फिर रचनाएं डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें आप बताओगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य क्षेत्र में उपन्यास, आलोचना, निबंध और इतिहास संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें मुख्यतः निम्नलिखित हैं। अब आप लोग चाहो तो उपन्यास यहाँ पर हेडिंग डाल करके उसके सामने जो उपन्यास है उसको लिख दो, और साथ ही में आलोचना का हेडिंग डाल करके उसके सामने इस प्रकार से लिख दो। लेकिन मैंने इस प्रकार से इसलिए लिख दिया, जितनी भी रचनाएं थी उनकी इस प्रकार से इसलिए लिख दिया है क्योंकि बहुत लोग इसमें गड़बड़ हो जाता है उनके साथ में, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं। तो इसलिए जितनी भी रचनाएं उनकी याद हों आप लोग एक साथ में भी लाइन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें भी आपके नंबर मिलेंगे। जैसे कि पहली रचना होगी बाण भट्ट की आत्मकथा, दूसरी है चारूचंद्र लेख, फिर है अनामदोस का पोथा, पुनर्नमा, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क आदि। यानी कि आप लोग यहाँ पर मान के चलो 7-8 रचनाएं लिख दोगे ना, पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और उसमें आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ। अब इसमें आपका जो प्रश्नोत्तर संख्या का जो आपका जो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का जो का वाला था, यानी कि लेखक का जीवन परिचय कंप्लीट हो चुका है। अब आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 का जो खा वाला पार्ट होता है, सेकंड पार्ट, उसमें आपको लिखना होता है किसका जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको लिखना होता है
कवि का, तो इसमें आप देखो पहले कवि का नाम क्या है, मैथिली शरण गुप्त, दूसरे आपके जयशंकर प्रसाद, तीसरे आपके हैं अज्ञेय। तो यहाँ पर 3 कवि भी आपको दिए जाएंगे, उनमें से जो कवि आपको ईजी लगे वो आप लिख सकते हो। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद सभी लोगों ने तैयार कर रखा होगा, इसीलिए मैंने मैथिली शरण गुप्त का यहाँ पर लिख दिया है, ताकि होता यह है कि आपको 3 यहाँ पर तैयार करने हैं इंपॉर्टेंट वाले। एक आपका है जयशंकर प्रसाद, कवि की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, लेखक की बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कवि में आपको एक हो गया आपका जयशंकर प्रसाद, दूसरा आपका हो गया महादेवी वर्मा, तीसरा आपको हो गया मैथिली शरण गुप्त। इनके अलावा अगर आप लोग चाहो तो और किसी का तैयार कर सकते हो, वरना आप इन्हीं 3 का तैयार कर लोगे तो आराम से आप लोग कर ले जाओगे। तो फिर अब हम लोग करते हैं इनका जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त का। तो मैथिली शरण गुप्त में भी मैंने आपको बताया है, मतलब पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जीवनी या जीवन परिचय में क्या लिखना होता है आपको। तो जो आपका जीवन परिचय है उसके लिए तो आपको नंबर मिलते नहीं, नंबर मिलते हैं साहित्यिक परिचय और रचनाओं को लिखने के लिए, तो इसीलिए जीवन परिचय में आपको थोड़ा सा लिखना है। और लेकिन लिखना क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि लिखना आपको वही है जो इम्पोर्टेंट है इनके जीवन से, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ, सन बता सकते हो आप लोग, और साथ ही में इनकी मृत्यु कब हुई वो सन बता सकते हो, और साथ ही में परिवार वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था, या फिर उनकी कोई ऐसी शिक्षा वगैरह के बारे में कुछ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो मैंने जितना लिखा है इतना भी अगर आप लिखोगे ना तो आपको नंबर मिलेंगे, कुछ भी नहीं कटेगा इसमें। तो सबसे पहले जीवन परिचय में आप लोग लिखोगे कि हिंदी साहित्य के गौरव राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला ललितपुर के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। सरस्वती का यह महान उपासक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को परलोक सिधार गए। तो इतना लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि आपको पता है कि साहित्यिक परिचय और रचना लिखने के लिए नंबर मिलते हैं। ये तो आप लोग एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए लिखते हो, और लिखना भी पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि लिखना इसलिए पड़ता है क्योंकि तब आपका ये पूरा कंप्लीट माना जाता है और पूरे नंबर आपको मिलते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं साहित्यिक परिचय के ऊपर कि साहित्यिक परिचय में आप लोग क्या लिखोगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि जैसे कि जिस भी कवि या लेखक आप लोग लिख रहे हो साहित्यिक परिचय, उसके तारीफ आपको करनी होती है, उनके जीवन में किए गए उनके कार्यों के बारे में आपको उनको बताना पड़ता है, मतलब लिखना पड़ता है उनके बारे में, और साथ ही में जो भी उन्होंने जीवन में अपने अच्छा किया है वो सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी पड़ती है। तो इसमें आप बताएंगे कि मैथिली शरण गुप्त एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतरित हुए। उन्होंने हिंदी को उन्होंने हिंदी को अपनी प्रतिभा के स्पर्श से जो संजीवनी शक्ति प्रदान की। गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि हैं और इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा पड़ा है। इनके काव्य में अद्भुत संवेदनशीलता है। अपने काव्य में गुप्त जी उर्मिला और वसुंधरा जैसी परित्यक्ता नारियों के जीवन को अत्यंत ही मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी ढंग से चित्रित किया है। यशोधरा के प्रति उनकी सहानुभूति अकल्पनीय है, और गुप्त जी की रचना में आर्य संस्कृत और मर्यादा का भली भांति समर्थन हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, साहित्यिक परिचय 3 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग कृतियों की बात कर लेते हैं। तो कृतियां में आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो, और चाहो तो आप लोग जैसा कि मैंने पहले वाले जो लेखक का जीवन परिचय जब लिखा था तो वहाँ पर जिस प्रकार से बताया था उस प्रकार से भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि मौलिक काव्य, फिर आपका क्या है भारत भारती मौलिक काव्य है, पंचवटी, साकेत, विष्णुप्रिया, हिडिंबा आदि क्या है आपके मौलिक काव्य हैं। फिर आपका इसमें दूसरा क्या है अनुदित काव्य। तो अनुदित काव्य में आप बता सकते हो मेघनाद वध, वीरांगना, प्लासी का युद्ध, ये सब क्या है आपके मतलब कि मैथिली शरण गुप्त के ये आपके मतलब अनुदित काव्य हैं। नाटक की बात करोगे तो नाटक में आप लोग चंद्रहास, अनग आदि ये आपके क्या है नाटक हैं। तो इस प्रकार से पहला जो पॉइंट था वो विकल्पी प्रश्न का कंप्लीट हो गया, दूसरा आपका गद्यांश था कंप्लीट हो गया, पद्यांश था कंप्लीट हो गया, जीवनी था वो भी कंप्लीट हो गया। अब आपका बचा इसमें कहानी और खंड काव्य, यानी कि 40 नंबर का पेपर तैयार हो चुका है। और कहानी और खंड काव्य को करने के बाद आपका जो पहला खंड होता है खंड का 50 नंबर का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग कहानी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अब आपका इसमें जो प्रश्न संख्या 6 होता है उसमें आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। पहला आपका आएगा पंचलाइट अथवा क्या है इसमें आया है पंचलाइट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा आपकी अधिकतम होती है 80 वर्ड की। और दूसरा इसमें अथवा करके आ गया है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। तो इसमें मैं इजी चीज आपको बताऊं तो ये आपका होता है कथा वस्तु लिखने का, यानी कि सारांश लिखने का काफी इजी होता है। तो इसीलिए आप लोग
पंचलाइट और साथ ही में बहादुर कहानी का याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। कथा वस्तु और यही 2 आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। 2 अगर तैयार कर ले जाते हो तो कोई ना कोई एक आपको ज़रूर मिलेगा, जैसा कि इसमें आपका बहादुर मैं लिखने वाला हूँ। और फिर अगर जब हम लोग करेंगे कह सकते हो कि मॉडल पेपर, तो उसमें मैं यहाँ पर पंचलाइट भी करवा दूँगा। तो यहाँ पर बहादुर कहानी का हम लोग सारांश लिखने वाले हैं और उसके लिए आपको मिलेंगे टोटल 5 नंबर। कैसे लिखोगे आप लोग? यहाँ पर लिखोगे, कहानी बहुत ही सिंपल सी, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, सुना देता हूँ कि इस कहानी में एक नेपाली बच्चे की कहानी है, जिसमें वो नेपाली बच्चा जो होता है, वो अपने घर से भाग आता है क्योंकि उसकी माँ उसके साथ कटु व्यवहार करती है। और फिर जो ये कहानी के लेखक हैं, वो उस बच्चे को अपने घर में नौकर के रूप में काम पर रख लेते हैं। फिर क्या होता है कि पहले तो परिवार, जो लेखक का परिवार होता है, वो उस बच्चे के प्रति अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन समय बीतने के साथ में वो लोग उसके साथ बहुत ही कठोरतापूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। और वो घर का काम भी सारा करता है, फिर भी उसके साथ बदतमीजी से बात करते हैं, गाली-गलौज करते हैं। और लास्ट में जब मेहमान आते हैं उनके घर पे और उनके पैसे चोरी हो जाते हैं या फिर कह सकते हो खो जाते हैं, तो फिर उनका जो परिवार है उसके लड़के के ऊपर आरोप लगा देते हैं चोरी का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाता है और वो किसी से बिना बताए घर छोड़ कर के चला जाता है। और फिर ये सभी लोगों को पश्चाताप होता है कि वो लोग उस लड़के के साथ गलत करते हैं। और बस यही आपकी ये पूरी कहानी है। इसमें और कुछ भी नहीं है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कहानी के राइटर कौन है। तो कहानी के राइटर हैं अमरकांत जी। तो यहाँ पर आप लिखोगे सारांश में कि अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी है और लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की है। पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है, अगर ध्यान से सुने होगे तो आपको ये चीज़ एग्ज़ाम टाइम में भी याद रहेगी और आप लोग आराम से कर ले जाओगे। तो इसमें कहानी किसकी है? एक बहादुर लड़के की कहानी है, यानी कि उसका नाम ही बहादुर होता है। बहादुर एक नेपाली लड़का है जो अपने माँ के कठोर व्यवहार के कारण घर छोड़ कर के भाग आया है। लेखक उसे अपने घर पर नौकर रख लेता है और लेखक की पत्नी निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे जब समय बीतता जाता है तो वो लोग कठोरता बरतने लगते हैं और वह घर का सारा काम करता है, लेकिन फिर भी उसे गाली-गलौज सुनने को मिलता है। एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया, तो बहादुर जो था वो बिना किसी को बताए घर छोड़ करके चला जाता है। और उसके जाने के बाद घर में मातम छा गया और सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे बहादुर को ढूंढते हैं, परंतु वह नहीं मिलता है और सभी फिर पश्चाताप करते हैं। तो यही पूरी कहानी है, सिंपल सी कहानी है, पूरे नंबर आपको दिला देगी। तो ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 6। अब प्रश्न संख्या 7, जो कि आपका खंड का लास्ट प्रश्न होता है, वो आपका होता है प्रश्नोत्तर संख्या 7, जो कि आपका हर एक जिले में अलग-अलग होता है, ठीक है? जैसा कि मैं लखनऊ से बिलॉन्ग करता हूँ, तो जो लखनऊ का है, लखनऊ में आपका ये वाला आता है, ठीक है? सत्य की जीत वाला आता है। सत्य की जीत वाला खंड काव्य आता है। इसी प्रकार से आप कहीं और से होंगे, तो वहाँ पर आपका मुक्ति यज्ञ आ सकता है या फिर रस्म रथी आ सकता है। आप जब कह सकते हो कि क्वेश्चन बैंक खोलोगे ना, तो उसमें आपको लिखा रहेगा कि किस जिले में कौन-सा आपका आता है। तो यहाँ पर मेरे यहाँ पर जो आता है, वो आपका सत्य की जीत से रिलेटेड आता है, तो इसीलिए मैं सत्य की जीत वाला मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि आप अपने जिला का नाम बता दीजिएगा और साथ ही में पूछ लीजिएगा कि आपके यहाँ पर ये जो आपका खंड काव्य है कौन-सा आता है, तो मैं आपको कमेंट में बता भी दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा जो सत्य की जीत वाला है, इसको किस प्रकार से लिखना है मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से आपके में भी रहेगा। जैसे कि मेरा सत्य का जीत है, तो मैं आपको बता दूँ कि सत्य की जीत खंड काव्य का कथासार, या फिर आप लिखो या आप लोग लिखो, या फिर आप लोग सत्य की जीत जो आपका खंड काव्य है, इसके आधार पर द्रौपदी या फिर किसी अन्य पात्र का आपको चरित्र चित्रण मिल जाएगा लिखने के लिए। जिसमें सत्य की जीत का जो आपका है, इसमें अधिकतर द्रौपदी का ही चरित्र चित्रण आता है। तो यहाँ पर मैं द्रौपदी का चरित्र चित्रण आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ अच्छे तरीके से, और आप लोग चाहो तो इस सत्य की जीत जो पूरा खंड काव्य है उसका आप लोग सारांश भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चरित्र चित्रण किसका? द्रौपदी का। तो कैसे लिखोगे? आप लोग लिखोगे इसमें कि द्रौपदी सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका है, संपूर्ण कथा उसके चारों ओर घूमती है। सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी के चरित्र की विशेषताएं निम्नोक्त हैं। पहला, आप लोग इसमें पॉइंट बना के कर दोगे कि उसमें कौन कौन सी विशेषताएं थी, कौन कौन से गुण थे, तो उसको पॉइंट वाइज आप लोग कर सकते हो। जैसे कि पहला आपका है आत्मविश्वासी, तो इसमें आप बताएंगे कि सत्य की जीत
खंड काव्य में अत्यधिक विकट समय होते हुए भी द्रौपदी बड़े आत्मविश्वास से दुशासन को अपना परिचय देती हुई कहती है कि जानता नहीं कि मैं हूँ कौन, द्रौपदी धृष्टद्युम्न की बहन, पांडु कुलवधु भीष्म धृतराष्ट्र, विदुर को कबरे या सहन। इस प्रकार से वो इस प्रकार से बोलती है, जो कि आप लोग इस प्रकार से चाहो तो लिख सकते हो, और या चाहो तो आप लोग एक दो लाइन यहाँ पर बढ़ा करके इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप लिख दोगे तो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा। तो पहला क्या पॉइंट था आपका, आत्मविश्वासी, की द्रौपदी एक आत्मविश्वासी महिला है। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें पॉइंट में बताएंगे क्या, विवेकशीला। तो विवेकशीला में आप लोग लिखोगे कि द्रौपदी पुरुष के पीछे पीछे आंख बंद कर चलने वाली नारी नहीं, वरन विवेक से कार्य करने वाली नारी है। वह भरी सभा में यह सिद्ध कर देती है। ये आपका भी पॉइंट यहाँ पर हो गया है। फिर आपका इसमें साध्वी, फिर आप इसमें बताएंगे साध्वी में कि द्रौपदी में शक्ति, ओज, तेज, स्वाभिमान और बुद्धि के साथ साथ सत्यशील और धर्म का पालन करने की शक्ति भी है। फिर आपका पॉइंट है ओजस्विनी। सत्य की जीत की नायिका द्रौपदी ओजस्विनी है। अपना अपमान होने पर वह सिंहनी की भांति दहाड़ती, दुशासन द्वारा केस खींचने के बाद वह रौद्र रूप धारण कर लेती है। ये पॉइंट भी आपका हो गया। और लास्ट में आप निष्कर्ष में लिख सकते हो कि निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि द्रौपदी पांडव कुलवधु, वीरांगना, स्वाभिमानी, आत्मगौरव संपन्न, सत्य और न्याय की पक्षधर एवं नारी जाति का आदर्श है। इस प्रकार से आप लोग पूरा बता सकते हो। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आपको पॉइंट वाइज में लिखोगे, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आपका खंड का होता है, खंड का में जो आपके 7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। कर रहे थे उसका जो पहला पार्ट था वो मैंने आपको पूरा करवा दिया है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है। सेकंड पार्ट हम लोग अब शुरू करने वाले हैं खंड का। तो खंड खा, इसका सोल्यूशन आपको किस प्रकार से करना है आइए हम लोग देख लेते हैं। तो खंड खा जो आपका होता है वो आपका होता है प्रश्नोत्तर संख्या 8। तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 जो आपका होता है किस प्रकार से होता है आइए हम लोग उसको समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या जो 8 होता है इस प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर संस्कृत में दिए गए गद्यांश का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद लिखना होता है। और यहाँ पर आपको 2 गद्यांश दिए जाते हैं संस्कृत में प्रश्नोत्तर संख्या 8 के का वाले पोर्शन में, ठीक है। 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे संस्कृत में, उसका आपको यहाँ पर संदर्भ लिखना होता है, साथ ही में अनुवाद लिखना होता है। तो हमारा जो ये पेपर है इसमें आपके 2 गद्यांश इस प्रकार से दिए गए, जिसमें से आपका पहला वाला है, इसमें आपका दिया गया आधुनिके जगती पंचशीला सिद्धांत, इस प्रकार से आपका ये दिया गया है, जो कि मैं आपको बुक में दिखा दूंगा। इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये वाला दिया गया पहला वाला कि आधुनिके जगती पंचशील सिद्धांता नवीन राजनैतिक स्वरूपम और ग्रहितवंता यो चा व्यवस्थिता। इस प्रकार से आपका ये पहला वाला दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है और इसका संदर्भ और साथ ही में अनुवाद आपको यहाँ पर देना होता है, जिसके लिए आपको मिलते हैं नंबर टोटल 7। 2 नंबर का आपका संदर्भ होता है और 5 नंबर का आपका गद्यांश मतलब कि अनुवाद लिखने के लिए आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 गद्यांश आता है संस्कृत में प्रश्नोत्तर संख्या 8 के का वाले पार्ट में, जिसमें से किसी एक का आपको यहाँ पर अनुवाद करना होता है संदर्भ के साथ में। तो जैसा कि हम लोगों ने जो पहला वाला इसमें आपका दिया गया था आधुनिक जगती वाला, उसी का हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें जैसा कि आप देखोगे तो इसका ट्रिक क्या है कि आप संदर्भ में कैसे पता लगाओगे कि आपका किस चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पर जब आप लोग पढ़ोगे इसको तो क्या दिया गया आधुनिके जगती पंचशीला सिद्धांत, तो यहाँ पर क्या लिखा है पंचशील। तो पंचशील से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये वाला जो गद्य है आपका पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ में कैसे लिखोगे आप लोग, इस प्रकार से लिखोगे कि प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जो आपका पंचशील सिद्धांता नाम का जो पाठ है उससे लिया गया है। तो संदर्भ आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब इसका अनुवाद आपको यहाँ पर करना होता है, जो कि आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ना है पहले गद्यांश को, उसके बाद फिर आपको इसमें अनुवाद करना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया आधुनिके जगती पंचशील सिद्धांता नवीन राजनैतिक स्वरूप और साथ ही में ग्रहितवंत एवं चा व्यवस्थिता, इस प्रकार से आपका दिया गया। तो इसका क्या जवाब दोगे आप लोग अनुवाद में पहली लाइन में, तो क्या दोगे आधुनिक संसार में पंचशील के 5 के सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार से आपको जवाब देना है। तो इसको एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, जब आप पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं पढ़ कर जाओगे तो फिर आप बना करके कर सकते हो, लेकिन उसमें गलती होने की संभावना है। तो इसीलिए आपको ये करना है, कम से कम 2 लाइन तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से सही लिख देना है। उसके बाद फिर अगर आपसे गलती हो भी जाती है तब भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन स्टार्टिंग की जो 2 3 4 लाइन होती है उसको आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से करना होता है। तो ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट गद्यांश होता है, तो इसका मैं आपको पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी गद्यांश मैंने बता ही दिया है ये कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पर बताएंगे कि आधुनिक संसार में पंचशील के सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है और वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के अतिरिक्त विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा और प्रत्येक राष्ट्र आपसी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा और कोई भी राष्ट्र दूसरे में आक्रांत नहीं होगा, यानी कि अर्थात कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। इस प्रकार से आपको ये लिखना है और आप इस प्रकार से लिख देते हो जैसा कि मैंने बताया है, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, कुछ भी यहाँ पर नहीं कटेगा। तो ये आपका क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क वाला, जिसमें आपके 2 गद्यांश आए थे, जिसमें से आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद लिखना था, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब प्रश्नोत्तर संख्या इसी वाले प्रश्नोत्तर संख्या 8 का जो ख वाला पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, आइए उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 का जो ख वाला पार्ट होता है उसमें आपके यहाँ पर आते हैं पद्यांश और साथ ही में श्लोक, या फिर पद्यांश आएगा या फिर श्लोक आएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ख वाला, कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो समझ में आपको आ जाएगा। क्या दिया गया है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक ससंदर्भ में हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर श्लोक आपके सामने आएंगे और कौन से चैप्टर का श्लोक आपको पढ़ना चाहिए, ताकि यहाँ तो मैं आपको बता दूंगा कि इस वाले पेपर में कौन सा आया है, लेकिन आपको आगे चल के दिक्कत ना पड़े तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो चैप्टर होता है सुभाषित रत्नानी, इस चैप्टर के जितने भी श्लोक होते हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। और यदि आप इस चैप्टर के सभी श्लोकों को तैयार करके जाते हो तो फिर आपके इसी में से कोई ना कोई श्लोक जरूर देखने को मिलेगा और आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। जैसा कि ये वाला जो श्लोक मैंने आपको दिखाया है, इसमें जो आपका पहला श्लोक दिया गया है, निदंतु निपुणा यदि या स्वतंत्रु, इस प्रकार से जो दिया गया पहला वाला, ये वाला इसी चैप्टर का है, यानी कि सुभाषित रत्नानी चैप्टर का है, ये पेपर में दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको समझना है। तो इसका किस प्रकार से हल है उसको मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले यार जो चैप्टर मतलब कि यार जो आपका श्लोक है उसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये वाला है, निदंतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वा यथेष्टम अधेयो या मरणमस्तु युगांतरे वा यथात विपथ प्रविचलन्ति पद न धीरा। इस प्रकार से आपका ये श्लोक दिया गया है। अब इसका आपको संदर्भ लिखना है और साथ ही में अनुवाद लिखना है। और इस चैप्टर में यानी कि जो सुभाषित रत्नानी चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी के सभी जो आपके श्लोक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी में से जरूर आएगा 100%। 2025 की बोर्ड परीक्षा में कोई ना कोई श्लोक इसी चैप्टर से जरूर देखने को मिलेगा। तो संदर्भ क्या बताएंगे कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी चैप्टर यानी कि नामक पाठ से अवतरित है। और जब अनुवाद की बात करोगे तो अनुवाद इस प्रकार से आप लोग इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा। याद करे रहोगे तो आप आराम से बता सकते हो कि लोक नीति में कुशल लोग चाहे धैर्यवानों की निंदा करे, चाहे प्रशंसा, लक्ष्मी आए या फिर स्वेच्छा अनुसार चली जाए, आज ही मरण हो जाए यानी कि मृत्यु हो जाए, चाहे युगों के बाद हो, किंतु धैर्यवान पुरुष न्याय मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। इस प्रकार से आपको इसका जवाब देना है, यानी कि अनुवाद करना है। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या जो आपका 8 होता है, इसका जो पहला पार्ट था पद्यांश मतलब गद्यांश वाला, तो उसमें भी आपके 2 गद्यांश आते हैं, 2 में से आपको 1 करना होता है, उसके लिए आपको 7 नंबर मिलते हैं। और प्रश्नोत्तर संख्या 8 का जो दूसरा वाला पार्ट होता है उसमें आपके श्लोक आते हैं, 2 श्लोक इसमें भी आते हैं। इसमें से किसी एक श्लोक का जो भी आपको अच्छे तरीके से पता हो उसका आपको यहाँ पर संदर्भ के साथ में अनुवाद करना होता है, इसके लिए भी आपको 7 नंबर दिए जाते हैं। तो ये आपके दोनों चीजें कंप्लीट हो गई। प्रश्नोत्तर संख्या 8 के जो दोनों पार्ट हैं वो मैंने आपको समझा दिए, इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 9 की ओर। अब प्रश्नोत्तर संख्या 9 में क्या आता है उसको आइए समझ लेते हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 9 में आपका आता है, क्या आता है आइए देख लेते हैं। इसमें आपका आता है क्या, मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, मुहावरे वगैरह आते हैं, इनमें 4 आपका रहेगा, 4 में से किसी एक का आपको यहाँ पर साथ ही में कह सकते हो कि अर्थ लिख करके उसका वाक्य में प्रयोग करना होता है। जैसे कि पहला है अपना उल्लू सीधा करना, दांतों तले अंगुली दबाना, या फिर गागर में सागर भरना, ऊँट के मुंह में जीरा। इस प्रकार से 4 आपके सामने आएंगे, उसमें से जो भी आपको अच्छे तरीके से पता हो उसका यहाँ पर आपको अर्थ बताना है और साथ ही में वाक्य प्रयोग कर देना है। किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से आप लोग हेडिंग लगाओगे प्रश्नोत्तर संख्या 9, लिखोगे
आप लोग जिस भी आप लोग करना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए पहला वाला मैं कर रहा हूँ, तो पहले वाला का मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, अपना उल्लू सीधा करना। अब ये चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है तो आपका समय ज़्यादा नहीं लेगा। तो इसमें आप लोग लिख सकते हो कि ये वाला जो क्वेश्चन है क्या है, अपना उल्लू सीधा करना, तो इस प्रकार से लिख दो। अर्थ क्या है इसका, स्वार्थ सिद्ध करना, यानी कि अपना उल्लू सीधा करने का क्या मतलब होता है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। तो वाक्य प्रयोग कर दो इसका। वाक्य प्रयोग में क्या बताओगे कि आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। इस प्रकार से वाक्य प्रयोग कर दोगे। अब इसी प्रकार से कोई और वाक्य आप लोग प्रयोग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के रूप में आप बता रहा हूँ आपको। तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 9। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या जो 10 आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको मतलब कि यहाँ पर एक गद्यांश दिया जाएगा, साथ में एक पद्यांश दिया जाएगा, और दोनों में से कोई एक आपको करना होता है, चाहे गद्यांश करो चाहे पद्यांश करो। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप लोग गद्यांश को ही करो, क्योंकि गद्यांश आप लोग यहाँ पर पढ़ करके समझ सकते हो। यहाँ पर सारी चीजें बहुत ही ईजी वे में लिखी होती हैं अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो गद्यांश को। तो यहाँ पर जैसे गद्यांश दिया रहेगा पूरा, उसमें मतलब बुक से कोई मतलब नहीं है, अलग से कहीं से आता है। तो इसमें क्या है, पूरा लिखा रहेगा एक स्टोरी के तरीके से। उस स्टोरी को आपको यहाँ पर समझना है, पढ़ना है, और जब पढ़ोगे तो फिर नीचे आपके 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे। तीनों क्वेश्चन का आपको सही सही जवाब देना होता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं आपका, ठीक है। तो इसका जब जवाब आप लोग दे दोगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया है गद्यांश, जो कि मैं आपको इसका आंसर कराने वाला हूँ। कौन सा गद्यांश दिया गया है, दिया गया आपका, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मीथेन ही कारक रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है और आंधी चलने पर यहाँ का वातावरण गुलाबी बादलों से भर जाता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया है। इस प्रकार से क्या हो गया, आपका गद्यांश आपने पढ़ लिया है। अब इसके नीचे आपके 3 आंसर मतलब 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, यहाँ पर आपने पढ़ा था जब, तो यहाँ पर लिखा है कि मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता। तो आंसर में क्या बताओगे आप लोग, यही बताओगे कि सबसे पहले जो गद्यांश आप लिख रहे हो ना, तो उसका पहला का जो पार्ट है थोड़ा सा लिख दोगे, वैज्ञानिकों का मानना है, फिर डैश 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 करके लास्ट का जो पार्ट है एशियाई देश बन गया, तो यहाँ पर लिख दोगे। फिर आप लोग पहला उत्तर डालोगे, क्या लिखोगे, जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपका कि मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है, तो आप बताओगे कि मंगल की सतह पर चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, पहले वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है। तो यहाँ पर मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है, तो उसका जवाब क्या होगा, इसी गद्यांश में देखोगे ना आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से कोई अन्य गद्यांश आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, और उसमें से देखोगे तो उसमें आंसर पूरा लिखा रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, उसी में से देख करके आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर में क्या बताएंगे आप लोग कि मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है, फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक है। इस कारण मंगल ग्रह की जो मिट्टी होती है वो लाल है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व के आने वाले जीव कौन कौन है, यानी कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव कौन है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मीथेन ही कारक रही है, और ये माना जाता है कि सर्वप्रथम पृथ्वी पर आए जाने वाले जीव आपके हैं अमीबा पैरामीशियम। यहाँ पर देखो पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक उसके जीव कौन है, अमीबा एवं पैरामीशियम है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे उत्तर में कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव आपके अमीबा एवं पैरामीशियम है। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही इजी होता है, इसमें तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटने चाहिए। इस प्रकार से आप तीनों क्वेश्चन का जवाब दे दोगे, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत होगी तो पूछ सकते हो आप लोग। फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या जो आपका 10 था कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 11 की ओर बढ़ जाते हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 11 के आपके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, उसमें आपके 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 11 में, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो पहला क्या होता है क्वेश्चन आपका, आइए देखते हैं इसको।
पहला इसमें आपका होता है कि शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, यानी कि यहाँ पर शब्द युग्म आपको दिया रहेगा दो, और दोनों का आपको सही जवाब देना होता है। जैसे कि पहला क्या है, अभिराम और अभिराम का आपको यहाँ पर सही ऑप्शन बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले वाले क्वेश्चन का क्या है, अभिराम और अभिराम, इसका जो सही वाला ऑप्शन है कैसा है, पहला वाला जो है सुंदर और लगातार, तो ये आपका होगा सुंदर और लगातार, पहले का हो गया। दूसरा आपका इसमें शब्द युग्म दिया गया अम्बुज और अम्बुद, तो अम्बुज और अम्बुद का जो सही आपका होगा कमल और बादल। इसको आप लोग याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है, वरना आप ऑप्शन में देख करके कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे तो इन तीनों मतलब कि इन दोनों के आपके दो दो चार चार ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आप लोग इन सभी का याद कर लेना अच्छे तरीके से। शब्द युग्म का जो सही अर्थ है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि आपको वहां पर दिक्कत ना आए। तो ये आपका हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 11 का वाला। अब प्रश्नोत्तर संख्या 11 का जो खा वाला होता है उसमें अर्थ लिखने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने तीन, यहाँ पर आपके सामने दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे, आपके यहाँ पर वर्ड दिए जाएंगे, इसका एक शब्द मतलब दिया जाएगा एक शब्द, उसका आपको यहाँ पर अर्थ लिखने होते हैं, कितने, दो अर्थ आपको लिखने होते हैं। जैसे कि कपि दिया गया है, दुज दिया गया, अली दिया गया है, तो इनमें से किसी एक का जो भी आपको अच्छे तरीके से पता हो उसका आपको यहाँ पर दो अर्थ लिखने हैं। जैसे कि मैंने कपि का लिखा है, तो कपि का एक अर्थ होता है बंदर, दूसरा आपका होता है हाथी। इसके लिए आपको मिलेंगे कितने नंबर, 2 नंबर, मतलब कि दोनों अर्थ लिखने के। एक अर्थ लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, दोनों लिखोगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो ये आपका हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 11 का खा वाला भी कंप्लीट हो गया है। अब प्रश्नोत्तर संख्या 11 का जो आपका यहाँ पर ग वाला होता है उसको भी समझ लेते हैं। ये आपका होता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना। जैसा कि आपके सामने इस प्रकार से दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ भी है, जिसे जाना न जा सके। अब इसके सामने ऑप्शन क्या क्या है आपके, पहला है अज्ञेय, दूसरा है अज्ञात, तीसरा है अल्पज्ञ, चौथा है आपका अज्ञानी। तो यहाँ पर जिसे जाना ना जा सके उसका जो सही जवाब होगा वो आपका हो गया अज्ञेय, ठीक है। जिसको जाना ना जा सके वो क्या होता है, अज्ञेय होता है। तो पहला कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से दूसरा आपका दिया गया, जिसके समान दूसरा ना हो, यानी कि अद्वितीय। इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने दिए गए, पहला अद्वितीय, दूसरा अतुलनीय, तीसरा श्रेष्ठ, चौथा आसमान, इस प्रकार से दिया गया है। लेकिन जो इसका सही जवाब होता है, जिसके समान दूसरा ना हो, वो आपका अद्वितीय होता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इस प्रकार से लिख दीजिएगा अपने एग्जाम में। अगला यहाँ पर जो होता है उसमें आपको दो वाक्य शुद्ध करके लिखने होते हैं। 4 वाक्य आपके सामने रहेंगे, उनमें से कोई 2 वाक्य आपको शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि पहला दिया गया है, कौन में दोषी हो नहीं होता, यानी कि कौन में दोष नहीं होता। तो यहाँ पर जो सही वाक्य वो क्या है, किसमें दोष नहीं होता है। दूसरा क्या है, बच्चे को काट कर सेब खिलाओ, तो ये गलत है ना, तो इसको सही लिखना है आपको कि सेब को काट कर बच्चों को खिलाओ, इस प्रकार से आपको लिख देना है। और इसमें आपके 4 रहेंगे, उसमें से जो 2 आपको अच्छे लगे, जो आपको लगे कि ये सही मैं लिख सकता हूँ, उसको आप लोग लिख दीजिएगा। तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 11 भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें आपके 4 पार्ट थे, चारों को मैंने बता दिया, का खा गा घा सभी को। फिर अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब जो प्रश्नोत्तर संख्या 12 होता है उसके आपके 3 पार्ट होते हैं, रस, छंद और अलंकार, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ ऑलरेडी कि कौन सा रस तैयार करना है आपको, कौन सा छंद तैयार करना है, कौन सा आपको अलंकार तैयार करना है। नहीं देखे हो तो प्लेट में जाकर के देख सकते हो। तो रस, छंद, अलंकार का टॉपिक अब आपके सामने आ गया है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 12 का जो का वाला प्रश्न होता है वो आपका यही होता है, रस और रस के बारे में। तो यहाँ पर आपके 2 रस आपके सामने आएंगे, चाहे कोई भी आपका 2 आ सकता है। तो यहाँ पर 2 कौन से आए हैं, पहला आपका है श्रृंगार रस अथवा क्या है, करुण रस, के स्थायी भाव के साथ परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर 2 रस कौन से आए, पहला आपका श्रृंगार रस आया, दूसरा आपका यहाँ पर आया है करुण रस। और जो जो मैंने आपको रस बताए थे कौन कौन से थे, एक आपका था करुण रस, एक आपका था हास्य रस, और एक आपका था यहाँ पर श्रृंगार रस, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 3 तैयार करके जाते हो ना, तो आपको 100% उसी में से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो आपका करुण रस वाला है काफी ज्यादा इजी है, तो इसीलिए हम लोग करुण रस का आंसर लिख रहे हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 12 का जो का होगा कौन सा होगा, करुण रस। करुण रस हेडिंग लगाने के बाद लिखोगे आप लोग इसका सबसे पहले डेफिनेशन कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है, और जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्टि होता है तो फिर आपका करुण रस की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर जो आपका स्थायी भाव शोक लिखा है, इसको आप लोग चाहो तो ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग मतलब कि अच्छे तरीके से बाहर से हाईलाइट हो जाएगा, तो लिखना अगर आपका बिल्कुल सही लगेगा तो लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं उदाहरण की ओर। तो करुण रस है, यानी कि यहाँ पर किसी मतलब कि करुण का मतलब क्या होता है, दुखी, या फिर कह सकते हो इस प्रकार से जो भाव आपके मन में उत्पन्न होते हैं, करुणा के भाव, दुखी के भाव, इस प्रकार के भाव, उसके उदाहरण में आप बताएंगे, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या के घन अलकों में। इस प्रकार से आप लोग इसका उदाहरण लिख दोगे, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। तो रस में आपको इतना लिखना है करुण रस में, तो आपको नंबर मिलेंगे पूरे।
ठीक है, तो ये आपका प्रश्नोत्तर संख्या 12 का वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो रस कंप्लीट हो गया है। दूसरा आपका होता है प्रश्नोत्तर संख्या 12 का खा वाला होता है आपका अलंकार के ऊपर होता है। इसमें आपके दो अलंकार आए हैं, एक आपका आया है अनुप्रास अलंकार या फिर उपमा अलंकार। इनमें दोनों में से आपको किसी एक का यहाँ पर देना है। आपको कह सकते हो कि परिभाषा भी लिखनी है, उदाहरण भी देना है, स्पष्टीकरण भी आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अनुप्रास अलंकार, तो आप लोग हेडिंग लगा डाल दोगे 12 का खा अनुप्रास अलंकार लिखना स्टार्ट करोगे। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार कहलाता है। क्या होता है? जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो उस कंडीशन में अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण में बताएंगे आप लोग, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम वारी बयारी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कानन यानी कि का, फिर कठिन, फिर इसमें भी का, तो ये आपके का दो बार आ रहे हैं ना, तो एक वर्ण की दो बार आवृत्ति हो रही है। फिर आपका इसमें दिया गया भा यानी कि भयंकर भारी, तो इसमें भी आपके दो भा दो बार आ रहे हैं। फिर आपका यहाँ पर दिया गया घोर घाम, इसमें भी आपका घा दो बार आ रहा है। तो इस प्रकार से जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो या फिर एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। स्पष्टीकरण में आप यही चीज बताओगे कि इस उदाहरण में का, भा, रा, घा अक्षर एक से अधिक बार आए हैं, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है 12 का खा वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 12 का जो तीसरा पार्ट होता है आपका होता है क्या? रस हो गया आपका, अलंकार हो गया, अब छंद की बारी है। तो छंद में आपको मैंने बताया था क्या? दोहा और साथ ही में सोरठा और चौपाई, तीन मैंने आपको बताए थे। यदि आप तीनों पढ़ के जाते हो ना तो उसी में से कोई एक देखने को आपको जरूर मिलेगा। जिसमें आपका जो ये वाला पेपर है इसमें आपका आया है चौपाई अथवा कुंडलियां, ठीक है। इनमें से किसी एक आपको लक्षण एवं उदाहरण देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको तीन बताए थे, तीनों पढ़ लेना आप लोग। पहला क्या था? चौपाई और दोहा और सोरठा, तीनों याद करके जाते हो तो कोई ना कोई एक आपको जरूर देखने को मिलेगा और आपको एक ही चाहिए, उसमें ही आपके नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग चौपाई का करने वाले हैं, तो आप बताएंगे चौपाई आपका सममात्रिक छंद है। इसमें आपके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण में आप बताएंगे, बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सवास सरस अनुरागा आमी मुरमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवार। इस प्रकार से आपका यह दिया गया उदाहरण। यहाँ पर आप देखोगे इसमें 4 चरण होते हैं। एक आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया एक चरण, एक यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया दूसरा चरण, ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया तीसरा चरण, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया चौथा चरण। तो इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अब इसमें क्या करेंगे आगे? अब यहाँ पर आपको मात्राएं बतानी होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चौपाई के प्रत्येक चरण में यानी कि सभी चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। हर एक चरण में 16, हर एक चरण में 16, इस प्रकार से 4 चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर पहला वाला जो चरण है इसमें आप लोग इस प्रकार से गिन सकते हो, जैसे कि यहाँ पर क्या है, बा के ऊपर अंक की बिंदी लगी, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 1 1 3, अब की 2 3 1 4 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11, और फिर यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर रा और गा जो है इसमें बड़ा की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर 2 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 के बाद 2 14 और 2 16, इस प्रकार से आपके पहले चरण में कितने हो गई? 16 हो गई। इसी प्रकार से इसमें भी गिनोगे आप लोग तो 1 2 3 4 और 2 आपका यहाँ पर जो है 6 और 7 8 9 10 11 12 और फिर 2 14 2 16, इस प्रकार से आपका हो गया। उसी प्रकार से नीचे भी गिनोगे तो इसमें भी आपकी 16 आएंगी, और उसमें भी गिनोगे तो इसमें भी आपकी 16 आएंगी। तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है प्रश्नोत्तर संख्या 12 का गा वाला। अब ये सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपके 2 पार्ट बचा है। एक आपका बचा है, क्या कहते हो आप लोग? लेटर बचा है, यानी कि पत्र बचा है। तो पत्र किस प्रकार से आपको लिखना है उसको भी समझ लीजिएगा आप लोग, और उसके बाद फिर हम निबंधों की ओर बढ़ेंगे। तो जो पत्र है वो भी एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, और पत्र भी आपके लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप लोग समझिए कि पत्र में कौन कौन सा पत्र आपको तैयार करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो आपका आता है, विद्यालय में कोई भी कह सकते हो किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए प्रबंधक या फिर कह सकते हो कि जो प्रधानाचार्य है उनको आवेदन पत्र, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा आपका आ सकता है किसी मोहल्ले में प्रदूषण वगैरह की समस्या है, नाली वगैरह की, तो उसके बारे में भी आपका आ सकता है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपके 2 आते हैं, ठीक है। एक आपका इस प्रकार से आएगा, एक आपका आता है जैसे कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। इस प्रकार से आपका ये हो गया दूसरा वाला। पहला वाला इसमें क्या दिया गया है? किसी माध्यमिक विद्यालय में लिपिक पद रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रबंधक या फिर प्रधानाचार्य को पत्र, ठीक है। तो 2 इसमें पत्र भी आपके यहाँ सामने आते हैं। 2 में से जो कि आपको अच्छा लगे, जो भी आपको ईजी लगे, वो वाला पत्र आप लोग आराम से कर सकते हो।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये वाला यहाँ पर हम लोग जो पत्र करने वाले हैं, आपका रहने वाला विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रबंधक को आवेदन पत्र। तो इस प्रकार से आप लोग लिखोगे स्टार्टिंग में, सेवा में प्रबंधक, कोई भी यहाँ पर आप लोग कॉलेज का नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैंने ऐसे ही लिख दिया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। जीपीएस इंटर कॉलेज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, विषय आपका क्या है, प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। फिर आगे लिखेंगे आप लोग महोदय, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, नवभारत टाइम्स में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में प्रवक्ता अर्थशास्त्र के रिक्त स्थान हेतु मैं आवेदन प्रेषित कर रहा हूँ, यानी कि मैं आवेदन दे रहा हूँ। और मेरी जो शैक्षिक विशेषताएं हैं, यहाँ पे बोलते हैं शैक्षिक योग्यता है एवं अनुभव है, वो इस प्रकार से है। जैसा कि यहाँ पर जो भी उसने अपने जीवन में, मतलब कि हम लोगों ने जितना भी पढ़ाई वगैरह करी है, उस हिसाब से आप लोग जब पत्र लिखोगे तो उसमें आप ये चीज़ बताओगे कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं और किस श्रेणी में आप हैं, और साथ ही में संस्था का नाम भी आपको बताना है। तो पहले क्या है, हाई स्कूल वर्ष आप लिखना चाहो तो लिखो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। श्रेणी जैसा कि प्रथम इसमें लिख दिया है। फिर संस्था का नाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, इंटरमीडिएट भी आप इस प्रकार से लिख सकते हो, प्रथम श्रेणी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, बीए द्वितीय श्रेणी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, एमए द्वितीय प्रथम श्रेणी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इस प्रकार से आपने क्या लिख दिया, अपनी शैक्षिक योग्यता लिख दी। अब आपको आगे बढ़ जाना है। अब आगे आपको क्या बताना है इसमें, आगे आप समझ लीजिए यहाँ पर कि आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षिक, यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर एक गलती हो गई, तो इसको मैंने क्या कर दिया है, काटा नहीं है। ज़्यादा अगर मैं काटूंगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा, तो इसको हम लोग इस प्रकार से कर देते हैं बस। इससे ज़्यादा काटने का आवश्यकता नहीं था कि ये हाईलाइट ना हो, और जब भी एग्जाम में देखे तो उसका ध्यान यहाँ पर न जाए। वरना अगर आप गलत लिखे रहोगे तो फिर उसका ध्यान यहाँ पर चला गया तो पूरा पढ़ने लगेगा, फिर आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये गंदगी नहीं करनी यहाँ पर। फिर क्या लिखोगे आप लोग, शैक्षणिक विशेषताओं पर विचार करते हुए मुझे अपने कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने परिश्रम, कार्यक्षमता एवं अध्यापन कार्य से अपने छात्रों को सदैव खुश रखूंगा और आपको किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर यहाँ पर आप लोग दिनांक, जिस भी डेट में आप लिखोगे उसका डेट डाल सकते हो। संलग्नक में आप प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिक्रिया इस प्रकार से लिख सकते हो। आवेदक का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, XYZ लिख देना, कीड़गंज इलाहाबाद, कुछ भी यहाँ पर जो भी एड्रेस लेना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेटर आपको इस प्रकार से करने हैं, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो लेटर का टॉपिक हो गया समाप्त। प्रश्नोत्तर संख्या 13 जो आपका होता है समाप्त हो चुका है। अब जो क्लास 12 हिंदी का जो पेपर होता है उसमें आपका जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो आपका किसका होता है, वो आपका होता है निबंध का। निबंध कर लो फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो निबंध का होता है प्रश्नोत्तर संख्या 14। इसमें क्या है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो निबंध आते हैं वो आपके सामने 5 निबंध आते हैं। 5 में से कोई एक निबंध जो आपको अच्छे तरीके से रटा हो, याद हो, या फिर आपको लगता है कि जिस पर मैं अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ अपने विचारों को, उस वाले निबंध को आपको पिक करना है और फिर उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है कि आपको यहाँ पर पॉइंट बना करके करना है। जैसा कि निबंध की स्टार्टिंग में आपको क्या पॉइंट बनाना है, प्रस्तावना का पॉइंट बताना है, और जो आपका लास्ट होता है इसमें आपको बनाना है उपसंहार का। लास्ट वाला जो होता है इसमें आपको उपसंहार का बनाना है हेडिंग। ठीक है, उसके बीच में 2-3 हेडिंग जो भी आपको इच्छा हो उस अनुसार आप लोग 2-3 हेडिंग और बना सकते हो, और 2-3 आपको हेडिंग बनानी ही पड़ती है। ठीक है, आप 4 हेडिंग में निबंध लिखना चाहो लिख सकते हो, 5 हेडिंग में लिखना चाहो लिख सकते हो। इतना लिखोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने जो निबंध इस प्रकार से आपके सामने आए हैं उनमें आपको मैं दिखा दूं कौन कौन से निबंध आए हैं। पहला क्या है, यहाँ पर दिया गया है, सही से दिख नहीं रहा है। दूसरा जो इसमें आपका निबंध है कि मानव जीवन में वर्णों की उपयोगिता। तीसरा आपका राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता। और चौथा आपका है मेरे प्रिय साहित्यकार। चौथा पांचवा आपका है विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो इसमें से जो भी आपको अच्छे तरीके से पता हो उसके बारे में आप लोग सीख सकते हो। मैं आपको यहाँ पर एक आइडिया दूं तो हिंदी में यदि आप जीवन परिचय तैयार करके जाते हो और साहित्यिक परिचय भी आप तैयार कर रहोगे तो वहाँ पर अगर ये वाला आ जाए कि मेरे प्रिय साहित्यकार के बारे में लिखो तो उसमें आप लोग उनके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। उसके अलावा यदि आपको जो भी समझ में आया अच्छे तरीके से कि मानव जीवन में वनों की उपयोगिता क्या है, पेड़ पौधों का क्या महत्व है, उनके बारे में लिखना चाहो लिख सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर 4-5 हेडिंग में निबंध आपको लिखना होता है। 2 से ढाई पेज या 3 पेज तक आपको निबंध लिखना होता है, तब आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो प्रस्तावना आपकी शुरुआत आप इस प्रकार से करोगे। हम लोगों ने निबंध जो पिक किया है वो आपका विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसमें आप लोग लिखोगे प्रस्तावना में कि आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित हैं और विज्ञान ने सब ओर से हमारे को प्रभावित कर दिया है।
कि आज विज्ञान शून्य विश्व की खोज, शून्य विश्व की आज कोई कल्पना तक नहीं कर सकता, यानी कि विज्ञान शून्य विश्व की आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। किंतु दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि अनियंत्रित वैज्ञानिक प्रगति ने मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस स्थिति में हमें सोचना पड़ता है कि विज्ञान को वरदान समझा जाए या फिर अभिशाप। अतः इन दोनों पक्षों पर समन्वित दृष्टि से विचार करके ही पहुंचा जा सकता है निष्कर्ष की ओर जो उचित होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या कर दिया, प्रस्तावना कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इसमें जो निबंध के बारे में लिख रहे हो, जैसा कि आपका क्या है, निबंध है विज्ञान वरदान या अभिशाप। प्रस्तावना करने के बाद सबसे पहले आप बात करोगे कि विज्ञान जो आपका है वरदान है, तो उसके हेडिंग लगा दोगे। दूसरी नंबर पे बात करोगे आप लोग कि विज्ञान आपका क्या है, अभिशाप है, उसकी हेडिंग लगा दोगे। फिर लास्ट में आप लोग उपसंहार कर दोगे, फिर आपका निबंध कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर हेडिंग लगा दी है। पहली हेडिंग क्या लगाई है, विज्ञान वरदान के रूप में। तो यहाँ पर आप बताएंगे आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण, ठीक है, विज्ञान के वरदानों के आलोक से अलौकिक है। प्रातः जागरण से लेकर रात के सोने तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। प्रकाश, पंखा, पानी, साबुन, गैस स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर और यहाँ तक कि शीशा, कंघी से लेकर रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, बस, कार, रेल, टीवी, सिनेमा, रेडियो आदि जितने भी साधनों का हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं वो सब विज्ञान के ही वरदान हैं। तो विज्ञान किस प्रकार से वरदान है आपने समझ लिया है। अब हम लोग समझते हैं इसमें अगले पॉइंट की ओर, विज्ञान अभिशाप के रूप में। विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मानव में दैवी प्रवृत्ति भी है और आसुरी प्रवृत्ति भी। जहाँ एक और विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के ही कारण मानव जीवन अत्यधिक खतरों से परिपूर्ण तथा असुरक्षित भी हो गया है। कंप्यूटर तथा दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं, तो साथ साथ रोजगार के अवसर भी छीन लिए हैं। विद्युत आपका विज्ञान द्वारा प्रदत्त एक महान देन है, परंतु विद्युत का एक मामूली झटका ही व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकता है। इस प्रकार से आपने कर दिया। आगे आप इसमें बताएंगे क्या कि विज्ञान ने तरह तरह के तीव्र गति वाले वाहन मानव को दिए हैं। इन्हीं वाहनों की आपसी टक्कर से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति सड़क पर ही जान गंवा देते हैं। सभी क्या है, विज्ञान के अभिशाप हैं। विज्ञान के दिन प्रतिदिन होते जा रहे नवीन आविष्कारों के कारण मानव पर्यावरण असंतुलित के दुष्चक्र में भी फंस चुका है। इस प्रकार से आपका ये हो गया है। अब आप क्या कर दो, उपसंहार कर दो, फिर आपका निबंध कंप्लीट हो जाएगा और नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। उपसंहार में आप बताएंगे विज्ञान मतलब कि जो भी चीजें आपने समझी इसमें, वो चीज आप यहाँ पर नीचे बताओगे कि विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं, उसके प्रयुक्त का है, यानी कि जो उसको इस्तेमाल करता है उसका है। बड़े बड़े रेगिस्तानों को लहराते खेतों में बदलना, दुर्लभ पर्वतों पर मार्ग बनाकर दूरस्थ अंचलों में बसे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, विशाल बांधों का निर्माण एवं विद्युत उत्पादन आदि अगणित कार्यों में इसका उपयोग हो सकता है। किंतु यह तभी संभव है जब मनुष्य में आध्यात्मिक दृष्टि का विकास हो, मानव कल्याण की सात्विक भावना जगे। अतः स्वयं मानव को ही यह निर्णय करना है कि वह विज्ञान को वरदान रहने दे या फिर अभिशाप बना दे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से आपका ये भी कंप्लीट हो गया, प्रश्नोत्तर संख्या 4 भी। और क्लास 12 हिंदी का ये जो मॉडल पेपर था पूरा मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ से आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। इससे पहला का ये पार्ट है, यदि आपने नहीं देखा तो उसे भी जरूर देखिएगा। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।